अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोल रहे हैं 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और आज हमारी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का। इसके ना सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस के हवाले से। सबसे पहली बात ये, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आप लोग तभी सोल्व करोगे तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसको वर्ड टू वर्ड याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हो या समझ चुके हो तो आप लोग इसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हो और बहुत सिंपल इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हो। इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वर्ड टू वर्ड याद करो और इतना मुश्किल अपने लिए बढ़ाओ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेन फोकस इस चीज़ पे रखना है कि जो मैं चीज़ आपको समझा रही हूँ उसको आप लोगों ने याद रखना है। अगर इसके अंदर कोई स्पेसिफिक फॉर्मूलाज आ रहे हैं, डेट्स आ रहे हैं या कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आ रही हैं तो उनको याद करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, अगर आप लोगों को इजी लगे तो कर लें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है कि आप लोग किस तरह इस चीज़ को याद करना चाहते हो और याद रखना चाहते हो। एक चीज़ जो है वो यही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने इसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। जब कॉन्सेप्ट ले लोगे तो आप लोग इसका ऑटोमेटिकली खुद इसको लिख सकते हो। ठीक है, वर्ड टू वर्ड डाटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना इस तरह आप लोगों का काम जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने आने वाले सारे चैप्टर्स की इन्वेस्टिगेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिकंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने हैं, तो ये आप लोग के काम को मजीद बढ़ा देगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस के अंदर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छा क्लियर कर लो। तो आपके इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसके सबसे पहला क्वेश्चन है प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बाय क्रिस्टलाइजेशन इन वाटर, कि आप लोग किस तरह प्यूरिफिकेशन कर सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टलाइजेशन वाटर के अंदर। तो इसको देखते हैं। द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन रिक्रिस्टलाइजेशन अ कॉमन प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज केमिस्ट्री दैट एक्सप्लॉइट्स द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इट्स इम्प्योरिटी इन सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन के अंदर क्या आप लोग करते हो कि सॉल्युबिलिटी होती है एक सॉल्वेंट की और सल्यूट की आपस के अंदर, और उसकी बेस के ऊपर आप लोग आइडेंटिफाई करते हो कि इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पोटेशियम नाइट्रेट आल्सो नोन एज साल्ट पीटर, इसका ये एक आप लोग कह लो कॉमन नेम है, इज हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट मच सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मेकिंग वाटर एन आइडियल सॉल्वेंट फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन। दिस मेथड सेपरेट्स द प्योर कंपाउंड फॉर इम्प्योरिटी बेस्ड ऑन देयर वेरिंग सॉल्युबिलिटीज। अब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आप लोगों के पास पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो गर्म पानी के अंदर तो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन जो कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता। तो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट या आइडियल सॉल्वेंट होता है वाटर इस तौर पर एक्ट करता है। तो डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं इन्वॉल्व करते हैं, और डिफरेंट सॉल्वेंट हो गए तो उनकी सॉल्युबिलिटीज जो होंगी वो डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट होगी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो मेन स्टेप होता है रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर वो ये उन्होंने नीचे बयान किया हुआ है। आप लोगों ने इसको वर्ड टू वर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इससे सिर्फ कॉन्सेप्ट लो तो आप लोग इसको कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और किस्सा बनाना है। स्टार्ट विद द इम्प्योर पोटेशियम नाइट्रेट सैंपल, डिसॉल्व इट इन अ मिनिमल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर टिपिकली अराउंड 80 to 100 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर और फ्लास्क। स्टेट कंटिन्यूअसली टू इंश्योर कंप्लीट डिसोल्यूशन। द गोल इज टू क्रिएट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। यूजिंग द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हेल्प्स मैक्सिमाइज यील्ड ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। इम्प्योरिटीज दैट आर लेस soluble in hot water will remain undissolved। अब उन्होंने यहाँ पर क्या बताया, उन्होंने कहा है कि आप लोगों को सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए क्या करना है कि आप लोगों ने एक बीकर लेना है हॉट वाटर का, जिसके अंदर से 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म हो। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो डाल देना है, उसको उस हद तक आप लोगों ने सोल्यूबल करना है कि और कोई आप लोग सोलवेंट डालो, पोटेशियम नाइट्रेट और डालो तो उसके अंदर सोल्यूबल ना हो। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, जो आप लोगों के पास सब्सटेंस होगा, जो बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो आपकी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगी। Hot filtration, while solution is still hot, filter it through filter paper or Buchner filter to remove any insoluble impurities. This step must be done quickly to prevent premature crystallization as the solution cools. If necessary, preheat the filtration apparatus to maintain the temperature. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग ने अपना सोल्यूशन बना लिया, उसको इस तरह स्टेट कर लिया, उसके अंदर सोल्यूबल कर लिया आप लोग ने पोटेशियम नाइट्रेट, तो जो इंप्योरिटीज रह गई हैं उनको आप लोगों ने फिल्टर करना है, क्योंकि आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन फाइंड करनी किस चीज़ की, पोटेशियम नाइट्रेट की। तो आप लोगों ने एक फनल लेना है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने फिल्टर पेपर रखना है, उसको गरम गरम आपको जो सोल्यूशन है उसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने से क्या होगा कि जो आपकी सारी इंप्योरिटीज होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाती हैं और नीचे आप लोगों के पास जो सोल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट होता है वाटर के अंदर वो आप लोगों के पास प्योर फॉर्म के अंदर आ जाता है। और ये आप लोगों ने काम बहुत जल्दी फटाफट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर तो आप लोग इसको लेट करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा, कूल डाउन होता जाएगा आप लोगों का पीकर, तो क्या होगा कि वहां पर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्रिस्टल वाली वही सूरत हाल हो जाएगी जो पहले आप लोगों ने सब्सटेंस की ली थी, जब आप लोगों ने इम्प्योर आप लोगों ने पोटेशियम नाइट्रेट लिया था। तो कोशिश करनी है कि गरम गरम जब होगा आपके पास सोल्यूशन तभी उसको आप लोग फिल्टर कर लें।
Cooling the crystallization. Allow the filtered hot solution to cool slowly at room temperature or place it in ice bath for faster cooling. As the temperature decreases, the solubility of KNO3 drops. आपको ये वैल्यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको पहले कर चुके हैं. आप लोग अपनी रीडिंग के अंदर देखो तो हम वहाँ पे KNO3 की वैल्यूज देख चुके हैं कि किस तरह इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है. Causing pure KNO3 crystal to precipitate out of the solution. Impurities that are more soluble in colloid will remain and dissolve in mother liquor. The remaining solution slowly cooling promotes the formation of larger purer crystals. अब यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट रेज किया. उन्होंने कहा है कि जब आप लोगों ने अपना सोल्यूशन जो है उसको फिल्टर कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है कि इसको आप लोग कूल करो. आप लोग इसको आइस बाथ में भी कर सकते हो. आइस बाथ का मतलब क्या होता है कि ठंडे पानी के अंदर आप लोगों ने अपने इसको सोल्यूशन को रख देना, या फिर आप लोग रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकते हो. तो आप लोग देखोगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आप लोगों को क्रिस्टल्स बड़े बड़े नजर आएंगे. मतलब जितना आहिस्ता कूलिंग का प्रोसेस होगा उतने ही अच्छे आप लोगों को क्रिस्टल्स बनते हुए नजर आएंगे. एक एक्सपेरिमेंट है. इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो BS लेवल के ऊपर होते हैं और मैंने खुद किए हुए हैं और हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल नोटबुक्स के ऊपर अटैच किए हुए थे क्रिस्टल्स बना के. ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको अल्कोहल से वॉश भी करते हैं. कोई इंप्योरिटीज रह गई हैं तो उनको हम किस तरह निकाल सकते हैं. सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स. वंस द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, फिल्टर द मिक्सचर यूजिंग वैक्यूम फिल्ट्रेशन और ग्रेविटी फिल्ट्रेशन टू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द मदर लिकर. कलेक्ट द क्रिस्टल्स ऑन द फिल्टर पेपर. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक एडिशनल स्टेप होता है कि अगर तो आप लोगों ने अपना क्रिस्टल सेपरेट करना है, अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि जो आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो आप लोग दोबारा से फिल्ट्रेशन कर लो. तो दो मेथड होते हैं जिसके अंदर वैक्यूम फिल्ट्रेशन होती है और ग्रेविटी फिल्ट्रेशन होती है. ये आपके अभी लेवल की नहीं है, तो आप लोग सिर्फ इसको इस तरह इस पॉइंट को याद कर लो कि दोबारा फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है आइदर यूजिंग वैक्यूम फिल्ट्रेशन और ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, ताकि जो इम्प्योरिटीज रहती हैं सोल्यूशन के अंदर वो सारी की सारी रिमूव हो जाए. Washing and drying. Rinse the crystals with small amount of ice cold water to remove any adhering mother liquor or soluble impurities. Avoid using too much wash water to prevent redissolving the crystals. Finally, dry the crystals by air drying, oven drying at low temperature below 100 degrees Celsius to avoid decomposition or using desiccator. अब क्या होता है कि आप लोगों ने जो था उसको दोबारा फिल्ट्रेशन कर ली है. फिल्ट्रेशन के बाद जो आप लोगों के दोबारा क्रिस्टल्स रह गए हैं उनको आपने वॉश करना, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बात करी. आप लोग इसको वाटर से भी कर सकते हो और अल्कोहल से भी कर सकते हो. अल्कोहल जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो क्रिस्टल्स होंगे वो सोल्यूबल नहीं होंगे, बहुत अच्छे क्लीन तरीके से साफ हो जाएंगे, उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं रहेंगी. अब जो आपकी आप लोगों के पास फिल्टर पेपर के ऊपर सारे के सारे क्रिस्टल्स बने हैं KNO3 को, उनको आप लोगों ने ड्राई करना है. कूल नहीं करना है, ड्राई करना है. मतलब कि आप लोगों ने उनको ठंडा करना है ओवन के अंदर. डेजिकेटर में भी कर सकते हो, ओवन के अंदर भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो. ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होना शुरू करेंगे और डिकम्पोजिशन वहां पर हो जाएगी. ऑप्टिमम क्रिस्टलाइजेशन. इफ हाई प्योरिटी इज नीडेड, रिपीट द प्रोसेस विद कलेक्टेड क्रिस्टल. अब उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों का मकसद ये है, जैसे इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर होता है कि आप लोगों ने एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल चाहिए, तो आप लोग इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करो. लाइक रिपीटेडली आप लोग इसको करो, दोबारा इसको सोल्यूबल करो पानी के अंदर, दोबारा क्रिस्टल हासिल करो. तो क्या होगा कि इसकी ज्यादा यील्ड होगी वो कम हो जाएगी और आप लोगों के पास प्योरिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी. दिस मेथड यील्ड्स प्योरिफाइड KNO3 क्रिस्टल एज द इम्प्योरिटीज आर आइदर लेफ्ट बिहाइंड इन द इनिशियल फिल्ट्रेशन और रिमेन इन द मदर लिकर. तो ये उन्होंने बेसिकली पॉइंट बताया कि इस तरह आप लोग इन स्टेप्स के अंदर क्रिस्टलेशन कर सकते हो. ये एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली आप लोगों ने अपने ज़हन में इसको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, आप लोग इसके यूट्यूब के ऊपर आप लोग इसकी वीडियोस भी देख सकते हो कि किस तरह क्रिस्टलेशन आप लोग कर सकते हो. तो जनरल मेथड वहाँ पर होगा, तो आप लोगों को बहुत ईजिली ये चीज़ समझ आ जाएगी. मैंने इधर से पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को ईजी वे में समझाऊँ. आई होप सो कि मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा. अब जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफीन यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्राफीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. इसके अंदर मैंने काफी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं. आप लोग सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो इसके याद कर लो. 3 पॉइंट्स मैक्सिमम होंगे. ठीक है, तो आप लोग वही याद कर लो और उन्हीं को अच्छी तरह करके लिखा है जो आप लोगों को इजी लगता है. सारे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को लॉन्ग में आ गया तो अगर आप लोगों ने सारा टाइम जो है वो इन्हीं लॉन्ग के ऊपर लगा दिया तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचेगा. या एक तरीका हो सकता है कि आप लोग सारे पॉइंट्स याद कर लो और हर एक पॉइंट के अंदर 3 से 4 लाइनें आप लोग कोई भी अपनी मर्जी की याद कर लो. ठीक है, तो ये आप लोगों के टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस को याद करना है. ग्राफीन अ 2-dimensional electrode of carbon consisting a single layer of atoms arranged in hexagonal lattice is often hailed as a miracle material due to its exceptional properties that surpass those of traditional materials like silicon or copper. Its potential in electronics stems for combination of electrical, mechanical, thermal and optical attributes enabling faster, smaller, more efficient and flexible devices. Below I detail the key properties that make it particularly valuable in electronics which expansion of the implication. अब उन्होंने यहाँ पे बेसिकली ग्राफीन का इंट्रोडक्शन दिया. ग्राफीन का ये ग्राफीन जो होता है वो एक 2-dimensional एलेक्ट्रोड होता है कार्बन का, और इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे कॉपर हो गया, सिलिकॉन हो गया, उससे ज्यादा होती हैं. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग घर में होम लाइसेंस के अंदर यूज कर रहे हो या आप लोग मोबाइल्स के अंदर देख रहे हो, कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिकली, तो वहां पर सिलिकॉन यूज हो रहा है.
जितने भी आप लोग होम अप्लायंसेस देख रहे हो जिसके अंदर आप लोगों के पास प्लग आता है, स्विच आता है, लाइट बल्ब्स आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, फैंस आते हैं, ये सारे के सारे कॉपर से मिलकर बनते हैं। इनके अंदर कॉपर जो होता है वो इंड्यूस होता है, क्योंकि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट ही होती है। तो अब हमने बताना है कि ग्रेफीन को हम क्यों यूज कर सकते हैं और क्या इसकी खास प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आता है एक्सेप्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोमोबिलिटी। ग्रेफीन एग्जिबिट बैलिस्टिक कंडक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल एट स्पीड। अब इसकी स्पीड इतनी होती है कि ये लाइट के स्पीड के मुकाबले में चलता है, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रोमोबिलिटी इज अराउंड 2 lakh CMR/V। मैं इसको थोड़ा सा रख देती हूँ, CM²/V.S एट रूम टेम्परेचर ओवर 100 टाइम्स हायर देन सिलिकॉन। आप देखो उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट रेज किया है। आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप लोग ये वैल्यू याद करो, आप लोग इसको सिर्फ इतना लिख सकते हो कि इसकी स्पीड होती है बहुत हायर होती है कि इतने टाइम हर टाइम फास्टर देन सिलिकॉन जो होता है वो मूव करता है। दिस अलाउज फॉर अल्ट्रा फास्ट ट्रांजिस्टर एंड सर्किट्स पोटेंशियली एवोल्यूशनाइजिंग हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टेट्राहर्ट्ज डिवाइसेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स एंड नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसेस। जितने भी आप ChatGPT देखते हो या AI देखते हो वो सारे सारे इन ग्रेफीन के ऊपर बने होते हैं। फॉर इंस्टेंस लाइक ग्रेफीन बेस्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स कैन ऑपरेट अ गीगाहर्ट्ज स्पीड विद लो पावर कंजप्शन एड्रेसिंग लिमिटेशंस इन मूरेज लॉ फॉर सिलिकॉन चिप्स। तो आप लोग इसके अंदर कुछ इशारे दे सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग वर्ड टू वर्ड करोगे, आप लोगों को ये न्यू कॉन्सेप्ट याद करना मुश्किल होगी, तो आप लोग इसके अंदर थोड़े थोड़े पॉइंट्स सीख सकते हो कि ये पॉइंट इसके अंदर है, ये पॉइंट इसके अंदर, उस पर फिर आप लोग अपनी मर्जी से लाइन, मतलब ईजी वर्डिंग के अंदर। मैं बार बार कह रही हूँ ईजी वर्डिंग यूज करनी है ताकि आप लोगों को याद रहे। सेकंड पर आता है एटॉमिक थिकनेस एंड स्टेबिलिटी। एट 0.34 नैनोमीटर थिक, ग्रेफीन इज द थिनेस्ट नाउन मटेरियल इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ अल्ट्रा मिनिएचराइज्ड कंपोनेंट्स। अब आप लोगों ने बात याद रखनी है, जितना छोटा सब्सटेंस होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। नैनो मटेरियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है यूज। मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर जितना छोटा मटेरियल होगा ना उसके अंदर उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा चीजें उसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकती हैं। This property is crucial for nano electronics, मैंने बताया, where devices can be stacked in 2D layers for denser integration without bulk. It supports the development of flexible and wearable electronics such as bendable displays or sensors, as graphene maintains conductivity even when stretched or fold. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, आप लोग चाहो तो सिर्फ हाई थर्मल कंडक्टिविटी तक भी कर सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कितने पॉइंट्स करना चाहते हो। ये आप लोगों के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करके सारे पॉइंट्स करो, रट्टा मारो, जो आप लोगों का दिल करता है, जितने पॉइंट्स आप लोग करना चाहते हैं उतने आप लोग करो, लेकिन अच्छी तरह से करो। ग्रेफीन dissipates heat at rate up to 5000 VM per Kelvin, far superior to copper. In electronics, overheating is major issue in densely packed surface. Graphene's ability to spread heat efficiently could improve the longevity and performance of devices like LEDs, lasers, and high-power transistors. For example, it's being explored as thermal interference material in CPUs to prevent thermal throttling. अब आप लोगों को याद होगा कि अक्सर हम कहते हैं कि स्विच उड़ गया, फ्यूज हो गया, इसको क्या आग लगी। तो बेसिकली क्या होता है कि कॉपर जो आप लोग यूज करते हो इसकी वजह से होता है, ठीक है। कॉपर के अंदर क्या होता है, हीट एब्जॉर्बेंट या हीट एफिशिएंसी जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन ग्रेफीन का उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि ग्रेफीन जो होती है बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर हीट सारी अब्जॉर्ब कर लेती है। ये मटेरियल ही इस तरह का होता है, कार्बन का ही एरोट्रोप है। Transparency and optical properties. Graphene is nearly transparent, absorbing only about 2.3% of visible light across a broad spectrum. Combined with its conductivity, this makes it ideal for optoelectronics such as touch screens, solar cells, and photodetectors. In flexible OLED displays or transparent electrodes, replacing indium tin oxide, which is brittle and scarce, ग्राफीन enables lighter, more durable screens with better responsiveness. अब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या कहाँ होती हैं। आप लोग सिर्फ इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि इसको हम ट्रांसपेरेंसी के तौर पे या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे हम यहाँ इनको यूज कर सकते हैं इसके रिप्लेसमेंट पर। बस इतना याद कर लोगे, दैट वुड बी एनफ। देन आता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। विद द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 130 GPa 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। अब इसको 130 GPa याद करने की जरूरत नहीं है, 200 टाइम्स आप लोग कह सकते हो स्ट्रॉन्गर देन स्टील। एंड इलेक्ट्रिसिटी अप टू 20% स्ट्रेन, ग्रेफीन कैन withstand deformation without losing electrical properties. This is transformative for flexible electronics like rollable smartphones, e-paper, or implantable devices where traditional rigid materials fail. अब यहाँ पर उन्होंने पॉइंट रेज किया कि आप लोग इसको जितना मर्जी फोल्ड कर लो, जितना मर्जी आप लोग इसको जितनी मर्जी शीट्स के अंदर फोल्ड कर लो, इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बरअक्स आप लोग देखो, कोई और आप लोग मटेरियल ले लो, उसको आप फोल्ड करो तो वो फोल्ड नहीं होगा, ठीक है। इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज ही इस तरह की हैं, इतनी नायाब है कि इसको हम हर जगह आजकल यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हायर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, सोलर सेल्स की होगी, और अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री का जो है वो रुझान बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एज यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान इतना एजुकेशन के मामले में इतना आगे नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, तो यहाँ पर चीज़ जो है वो बहुत लेट
आएगी, लेकिन आप लोग इसके बारे में थोड़ा सर्च करोगे, आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा आप लोगों को इस बारे में, तो आप लोग देखोगे कि ग्राफीन कहाँ कहाँ यूज की जा रही है। ट्यूनेबिलिटी एंड बैंड गैप इंजीनियरिंग। प्योर ग्राफीन इज जीरो बैंड गैप सेमी मेटल, बट इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी tuned via doping, stacking bilayer graphene or nanostructuring, e.g. nano ribbons, to create a band gap for semiconductor application. This versatility allows it to function as conductor, semiconductor, or even superconductors in hybrid system, paving the way for quantum computing components like qubits or spintronics devices that exploit electronic spin for data storage. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बात बताई है, आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ। जब भी हम कहते हैं ना कोई चीज़ जो है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, ये डिपेंड करता है कि उसके दरमियान गैप कितने हैं। यहाँ पर वैलेंस बैंड गैप होता है और फॉरबिडन गैप होता है, ये डिफरेंट तरह के 3-4 तरह के गैप्स होते हैं। उन गैप्स की बेसिस के ऊपर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और हम बताते हैं कि ये जो आपके पास सब्सटेंस है ये मेटल की वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। और आप लोग क्या कर सकते हो कि फिजिक्स के जो बच्चे होते हैं, फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई मेटल है ना, कंडक्टर है, तो आप उसको इंसुलेटर कर सकते हो, इंसुलेटर है तो उसको सेमीकंडक्टर कर सकते हो। और ये बेसिकली प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेमीकंडक्टर के अंदर होती हैं, जो कि कंडक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं दरमियान में होती हैं। तो जो ग्राफीन है होती है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कंडक्टर की तरह भी एक्ट कर सकती है, वो इंसुलेटर की तरह भी एक्ट कर सकती है, और सेमीकंडक्टर की तरह भी एक्ट कर सकती है। तो ये देखो कितनी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आप लोग सिर्फ ये 3 पॉइंट्स भी आप लोग इसके अंदर लिख दोगे, दैट वुड बी एनफ। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, चैलेंजेस रिमेन सच एज स्केलेबल प्रोडक्शन विया केमिकल वेपर डेपोजिशन एंड इंटीग्रेटिंग ग्राफीन विद एग्जिस्टिंग सिलिकॉन टेक, बट ऑनगोइंग रिसर्च ईडी in graphene fetch and interconnect suggest it could be enable energy efficient high performance electronics. For context, companies like Samsung and IBM are prototyping graphene based batteries and chips, highlighting its material of the future status. अब उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा है कि चीज़ें बनाना जो है कि हमारे लिए बेनिफिशियल तो बहुत ज़्यादा है, हमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन मेन जो आता है वो काम कहाँ आता है, स्टेप जो हम लोगों ने पहला कदम लेना है, इसके लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, इसके लिए हमें सिस्टम बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चाहिए होंगे जो कि इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे उन्होंने IBM और सैमसंग, ये दोनों मोबाइल इंडस्ट्री जो है इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये लोग कर रहे हैं काम, इसके ऊपर काम हो रहा है, सोलर सेल्स के ऊपर काम हो रहा है, मोबाइल की बैटरीज के ऊपर काम हो रहा है, ग्राफीन बेस्ड मोबाइल्स। और आप लोगों को पता है कि जब ये चीज़ें आएंगी तो ये कितनी एक्सपेंसिव होंगी, ठीक है, ग्राफीन बेस्ड बैटरी, सिलिकॉन बेस्ड बैटरीज कितनी ज़्यादा, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, इनकी बैटरी लाइफ जो होगी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी। तो क्या होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज जब बेतहाशा होंगे तो इनकी जो एक्सपेंस होगा, जो इनकी रेट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए थोड़ा सा, मैंने कोशिश किया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी मेरी तरफ से हो सकती मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो आप लोग चाहो तो इसको सारे पॉइंट्स भी कर सकते हो। मेन सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि आप लोग सारे पॉइंट्स कर लो, लेकिन उन पॉइंट्स में से सिर्फ 3-3 लाइनें कर लो, या फिर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्नैच कर लो कि इसके अंदर ये पॉइंट लिखने, इसके अंदर ये पॉइंट लिखने, खुद ही अपने लफ्ज़ों में कर लो। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज से आप लोगों का 9 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने सारी वीडियोस देखनी है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा कायम रहे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लेक्चर की प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताती रहती हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग के लिए। फी अमानिल्लाह।